वेलकम टू लिव ज्ञान नेट। मैं विनय आनंद आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाइब्रेरी साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर आया हूं जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में मैं सारे क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में मैं रिसर्च एप्टीट्यूड का भी एक सीरीज डेली अपलोड कर रहा हूँ जिसे आप देखना ना भूलें। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को गेन करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बीन रेफर्ड एज फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कह रहा है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का फर्स्ट ग्रामेरियन किसे कहा जाता है? क्या वो एस आर रंगनाथन को कहा जाता है, E.W. हुल्मे को कहा जाता है, मेल्विन डेवी को कहा जाता है, या W.C.B. सीयर्स को कहा जाता है? तो गाइस फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन W.C.B. सीयर्स को कहा जाता है। W.C.B. सीयर्स ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं जिनमें से ये 3 बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। और ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये W.C.B. सीयर्स का है और यहाँ उनका एक 2 बुक उनका लगाया गया है। तो उन्होंने 1915 में कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन लिखा था और 1918 में इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लिखा था जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 1926 में उन्होंने मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरियंस बिब्लियोग्राफर्स दिया था। तो ये 3 बुक हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो W.C.B. सीयर्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ। जो प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम है वो किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है? फंडामेंटल कैटेगरी से रिलेटेड है, हेल्पफुल सीक्वेंस से रिलेटेड है, फेसेट सीक्वेंस से रिलेटेड है, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस लेटर इन टाइम का जो प्रिंसिपल है, ठीक, वो आता है किसमें? हेल्पफुल सीक्वेंस में आता है। हेल्पफुल सीक्वेंस में लेटर इन टाइम आता है और ये दिया गया था एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। और इसमें क्या है टोटल जो उन्होंने 8 प्रिंसिपल्स दिया था, ये हेल्पफुल सीक्वेंस उन्होंने 8 प्रिंसिपल्स दिया था और इन 8 प्रिंसिपल्स का बाद में फर्दर सब डिवीज़न किया गया। और गाइस जब मैं लाइब्रेरी साइंस के कुछ टर्मिनोलॉजी को लेकर उनके डेफिनेशंस को लेकर जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि बहुत सारे एक सीरीज चलाऊंगा और उस सीरीज़ में मैं काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी को लेकर डिटेल चर्चा करूंगा। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये हेल्पफुल सीक्वेंस का 8 उन्होंने प्रिंसिपल दिया था इसमें, जिसमें से प्रिंसिपल ऑफ टाइम, प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशनरी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशियल कॉन्टिग्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी, प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लेक्सिटी, प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट, प्रिंसिपल ऑफ अल्फ़ाबेटिकल। तो ये कुल 8 प्रिंसिपल्स हैं जो हेल्पफुल सीक्वेंस में आते हैं जिसको बाद में फर्दर डिवीज़न किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच एडिशन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोनिक शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन DDC। DDC में फोनिक शेड्यूल को कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो DDC में जो फोनिक शेड्यूल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 16 एडिशन में किया गया था। और ये फोनिक शेड्यूल होता है क्या है? तो फोनिक शेड्यूल होता है कि जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे नए नए टर्मिनोलॉजी का विकास होता गया है और नए नए सब्जेक्ट बनते चले गए हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट्स का इन सभी टर्मिनोलॉजी को शेड्यूल्स में जगह देने के लिए समय समय पर क्या किया जाता है, उसमें रिवीजन किए जाते हैं। और वो रिवीजन क्या होते हैं? अलग अलग तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं? तो कभी किसी एक टर्मिनोलॉजी को हटा के दूसरे टर्मिनोलॉजी को ऐड किया जाता है, या कभी क्या किया तो कुछ उसमें सुधार किए जाते हैं, उसको ये डिस्क्राइब किया जाता है, विस्तृत किया जाता है। और कभी क्या करते हैं पूरे शेड्यूल को ही पूरी तरह से उसको बदल दिया जाता है। तो जब क्या किया जाता है शेड्यूल में जो भी एंट्रीज किए गए हैं उन सभी को जब पूरी तरह से बदल दिया कि नया रूप जब दे दिया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? फोनिक्स कहा जाता है, फोनिक शेड्यूल कहा जाता है, जिसे सबसे पहले DDC में 16 एडिशन में लाया गया है।
यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक दिया हुआ है रिवीजन, कितने तरह के ये रिवीजन डीडीसी में किए जाते हैं। तो 3 तरह के रिवीजन का इसमें डीडीसी में किया जाता है। एक जो रिवीजन है वो रूटीन रिवीजन है, जिसमें कुछ लिमिटेड अपडेटिंग किए जाते हैं, टर्मिनोलॉजी को, जो भी नए टर्म आते हैं उसको थोड़े बहुत अपडेट किए जाते हैं। फिर एक आपका रिवीजन आता है एक्सटेंसिव रिवीजन, जिसमें क्या किए जाते हैं, बिना आउटलाइन को चेंज किए, क्या किया उसमें नए तरह से सब डिवीज़न को ऐड किया जाता है। और जो तीसरा है आपका वो है कंप्लीट रिवीजन, जिसके बारे में आपको अभी बताया, उसको फोनिक शेड्यूल भी कहते हैं, जिसमें कंप्लीट रिवीजन पूरी तरह से नए डेवलपमेंट, नए रूप में, नए तरह से कंप्लीट चेंज और एक्सटेंसिव रिवीजन जिसमें होता है, उसको कहा जाता है फोनिक्स शेड्यूल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द कॉक प्रिंसिपल वॉज as enunciated by Dr. A. Saranganathan is useful to determine। कह रहा है कि कॉक ऑफ प्रिंसिपल जो है, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा इनिशिएट किया गया, जो दिया गया है, वो इनमें से क्या डिटरमाइन करता है, क्या इसमें से दिखाता है। तो वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है फेसेज सीक्वेंस को दिखाता है। रंगनाथन ने क्या किया कि जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में बहुत सारे अलग अलग तरह के फेसेट्स होते हैं। उन फेसेट्स का क्या सीक्वेंस होगा, कौन सा फेसेट पहले आएगा, कौन सा फेसेट बाद में आएगा, उसको बताने के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्या दिया, फेसेट सीक्वेंस का प्रिंसिपल दिया। ये जो फेसेट सीक्वेंस के प्रिंसिपल है वो क्या थे, 4 तरह के थे। एक था वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, एक था होल ऑर्गन प्रिंसिपल, एक था का प्रिंसिपल, और एक एक्ट एंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। ये 4 प्रिंसिपल रंगनाथन ने दिया था फेसेट सीक्वेंस के, जो कि डिसाइड करता है फेसेट्स का सीक्वेंस, फेसेट्स कौन से फेसेट्स पहले होंगे, कौन से फेसेट बाद में होंगे, उनके सीक्वेंस को दर्शाने के लिए, बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए रंगनाथन ने फेसेट सीक्वेंस का प्रिंसिपल दिया था। और ये प्रिंसिपल क्या है, 4 हैं। तो गाइज आप याद रखिएगा ये 4 प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू CCC classified catalog code, which one of the following entries does not give the class number। कह इनमें से कौन सा एंट्री है जिसमें क्लास नंबर को क्लास नंबर नहीं दिखाया जाता है, क्लास नंबर नहीं दिया जाता है। तो क्या वो बुक इंडेक्स एंट्री है, क्या वो क्लास इंडेक्स एंट्री है, क्या वो मेन एंट्री है, क्या वो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है। तो तो क्लास नंबर किस में नहीं दिखाया जाता है, तो क्लास नंबर बुक इंडेक्स एंट्री में दिखाया जाता है। क्लास इंडेक्स एंट्री है ऑब्वियसली इसमें भी दिखाया जाएगा, क्लास नंबर इंडेक्स एंट्री है, इसमें भी ऑब्वियसली दिखाया जाएगा। मेन एंट्री है, इसमें भी दिखाया जाता है, ऊपर में ही दिखाया जाता है। और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, इसको जो बैक ऑफ द कार्ड बनाया जाता है, इसमें क्लास नंबर को नहीं दिखाया जाता है। तो ये देखिए हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री का, वो इस तरह से CCC में बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग वर फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा कितने कैनन्स कैटलॉगिंग के दिए गए हैं, तो ये क्या है, 9 तरह के 9 कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए हैं। ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो उन्होंने CCC का पब्लिश किया था 1934 में। तो उस समय उन्होंने कोई भी कैनन्स नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम कब दिया था, तो 1938 में जब उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, उसमें उन्होंने सबसे पहले ये क्या कैनन्स दिए थे। और उन्होंने उस समय दिया था मात्र 6 कैनन्स उस समय दिए थे। वो थे कैनन ऑफ असेंटेबिलिटी, कैनन ऑफ प्रीपोर्टेंस, कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग्स, कैनन ऑफ परमिनेंस, कैनन ऑफ करेंसी एंड कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये उन्होंने 6 ही कैनन उस समय दिए थे। बाद में जब उन्होंने एक बुक लिखी थी हेडिंग एंड कैनन्स 1955 में, तब उन्होंने 2 कैनन्स और इसमें ऐड किए थे। वो कैनन्स क्या थे, तो वो कैनन्स थे कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट और कैनन ऑफ प्योरिटी। बाद में उन्हें कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू को ऐड किया 1969 में, और इस तरह करके टोटल 9 कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग हो गए, जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 रूल्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस वर गिवन बाय। रिलेशनल डेटाबेस के जो 12 रूल्स थे, 12 रूल्स थे, उसको किसने दिया? तो उसको दिया था एडगर एफ कॉर्ड ने दिया था। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर रिलेशनल डेटाबेस क्या है। तो क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम जो होता है उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। डेटाबेस सिस्टम में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है वो क्या, आपका वेब पेज है। आपका होगा कैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कैसे है वेब पेज। तो चूंकि जैसे आप सर्च करते हो, गूगल सर्च करते हो, तो उसमें जब वेब पेज पर जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो क्या आते हैं, वो कभी भी स्ट्रक्चर नहीं आते हैं। जब आप कभी सर्च करते हो तो कभी उसमें वीडियो पहले आता है, कभी आप सर्च करते हो तो कभी उसमें इमेज पहले आता है, तो कभी टेक्स्ट पहले आता है। तो वो क्या है, स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर डेटाबेस किसका है, तो जैसे आप फ्लिपकार्ट है, आपका IRCTC है, इसका क्या है, जो डेटाबेस है वो स्ट्रक्चर है। जैसे फ्लिपकार्ट में आप कोई भी सर्च करते हो, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो, तो उस प्रोडक्ट में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है वो पहले आता है, उसके बाद वो कम लेस पॉपुलर आने लगता है। तो इस तरह क्या होता है, उसका डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक लिस्ट फॉर्म में होता है, ठीक। और वो लिस्ट क्या होता है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। तो इसी लिस्ट को, इसी रो एंड कॉलम को कहा जाता है रिलेशन कहा जाता है। और इस रिलेशन को मैनेज करने के लिए, इस रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जब जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उसी को कहा जाता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यही RDBMS है जो जिसका 12 रूल्स दिया था एडगर एफ कॉर्ड ने। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए इमेज फॉर्मेट। इसमें से कौन है जो इमेज फॉर्मेट नहीं है? TIFF, MPEG, JPEG, GIF। तो MPEG नाम से ही पता चल रहा है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो कि एक वीडियो फॉर्मेट है, ऑडियो फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट नहीं है, सॉरी इमेज फॉर्मेट नहीं है। तो MPEG है, MPEG को फॉर्म किया गया था 1988 में बाय ISO एंड IEC to set a standard for audio and video compression and transmission. It was established with the initiative, इसका इनिशिएटिव लिया था हिरोशी यासुडा और लियोनार्डो चिरिगलिनोनी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उबुंटू इज प्राइमरली, उबुंटू क्या है? तो उबुंटू क्या है, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या ये वेब ब्राउजर है, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या ये डेटाबेस है? तो उबुंटू हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये उबुंटू का लोगो है, उबुंटू जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सर्च इंजन। इसमें से क्या है जो सर्च इंजन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या गूगल स्कॉलर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, आपका एक वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम ये भी वेब ब्राउजर है। आपका गूगल स्कॉलर क्या है, एक सर्च इंजन, और एक ऐसा सर्च, एक ओपन सर्च इंजन है, ओपन एक्सेस सर्च इंजन है जो कि आपको रिसर्च आर्टिकल और स्कॉलरी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता है। ये जो गूगल स्कॉलर है इसको लॉन्च किया गया था 2004 में, लॉन्च किया गया था सबसे पहले। और ये क्या करता है, स्कॉलरी लिटरेचर को सर्च करने के एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल के द्वारा दिया गया। इसमें आप आर्टिकल्स, थीसिस, बुक्स, एब्स्ट्रैक्ट्स, कोर्ट ओपिनियंस, एकेडमिक पब्लिशर्स और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो भी रिपोजिटरी है उन सबको सर्च करने का एक माध्यम, एक वे है जो कि गूगल के द्वारा दिया गया। गूगल स्कॉलर हेल्प्स यू फाइंड रिलेवेंट वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द स्कॉलरी रिसर्च। पूरे दुनिया में जो भी स्कॉलरी रिसर्च हो रहे हैं उन सब के वर्क को फाइंड करने का ये एक ओपन एक्सेस, एक फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड है। ये गूगल पर जब आप सर्च करोगे गूगल स्कॉलर तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड का भी मैं एक सीरीज डेली अपलोड कर रहा हूँ, उसे भी जरूर आप देखें और इसे लाइक करें, इसको शेयर करें। और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इसी तरह आप पढ़ते रहें और आपके एग्ज़ाम सफलतापूर्वक निकलता रहे, यही मैं
कोशिश करता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड करूँ, इसके लिए मैं मेहनत करूँगा। सो वंस अगेन थैंक यू।